इस कहानी के शुरुआत में हम एक ऐसे लड़के को देखते हैं जो कि पानी के अंदर डूब रहा होता है क्योंकि उसका जहाज बहुत बुरी तरह से टूट चुका था। ये कैसे भी करके एक लक्कड़ की मदद से अपनी जान बचाता है, पर उसके आसपास एक समुद्री राक्षस मंडरा रहा था जिसे देखकर ये लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन तभी ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मैसी होता है और इसके माता पिता राक्षसों से लड़ते हुए मारे गए थे, इसीलिए बहुत सारे अनाथ बच्चों के साथ अनाथालय में रहती थी जो कि शिकारियों के बच्चों के लिए राजा और रानी ने बनवाया था। और वो सभी बच्चों को शिकारियों की कहानी सुनाती है और तो वो एक शिकारी बनना चाहती थी, इसीलिए वो शिकारी बनने के लिए आज अनाथालय से भाग जाती है। इस सब के बाद हमें बहुत सारे शिकारियों को दिखाया जाता है जो कि एक सी मॉन्स्टर को मारने के लिए उसके पीछे जा रहे होते हैं। तभी लुकआउट नाम की लड़की जेकब नाम के लड़के से कहती है कि उसने पानी के अंदर एक बहुत बड़े राक्षस को देखा था। तभी कैप्टन क्रो आकर जेकब से बोलते हैं कि जो सामने राक्षस दिखा था वो और कोई नहीं बल्कि सी ब्लास्टर था जिसने 30 साल पहले मेरी आँख को फोड़ दिया था और मैं इस चीज का बदला उसको मार कर लूंगा। तभी लुकआउट कहती है कि राक्षस ने शिकारियों के जहाज पर हमला कर दिया है और तो और हमें उनकी जल्द से जल्द मदद करनी होगी, पर कैप्टन तो उनकी मदद करने से मना कर देते हैं। पर जेकब कहता है कि हमें शिकारियों के नियम के हिसाब से उनकी मदद करनी चाहिए क्योंकि हम सभी शिकारी एक हैं। कैप्टन जेकब की बातें मानकर शिकारियों की मदद करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन तभी समुद्री राक्षस उनकी जहाज को देखकर उसके नीचे जाने लगता है। जेकब एक बोल को भाले की मदद से राक्षस के ऊपर लगा देता है जिससे कि पता चल सके कि राक्षस कहाँ पर है, लेकिन राक्षस तो जहाज के नीचे जाकर उसे पलटने की कोशिश करता है जिससे कि एक लड़का पानी के अंदर गिरने वाला होता है। तभी जेकब उसे बचाकर छुपने को बोलता है और तभी जेकब देखता है कि मछलियों का जाल तो कटा हुआ है और तो और परिंदे भी उसके जहाज पर मंडरा रहे थे। इसका मतलब कि वो राक्षस इनके जहाज के नीचे है। लेकिन तभी वो राक्षस जहाज को टक्कर मारते हुए बाहर आ जाता है और उस जहाज को अपने मुंह के अंदर दबाकर लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। पर जेकब तो अपने भाले से उस राक्षस के सर पर वार करता है जिससे कि उस राक्षस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने पूंछ से जेकब को मारकर पानी के अंदर फेंक देता है और तो उसे अपने मुंह के अंदर दबाने की कोशिश भी करता है, पर जेकब तो कैसे भी करके उसके मुंह से बाहर आ जाता है। तभी कैप्टन क्रो जाकर अपने उस भाले को लेते हैं जिससे कि उन्होंने बहुत से राक्षसों को मार गिराया था और वो उस भाले से सीधा उस राक्षस के ऊपर हमला कर देते हैं। और जब उसे मारकर बाहर आ रहे होते हैं तो वो राक्षस कैप्टन क्रो के पैर को पकड़कर पानी के अंदर लेके जाने लगता है, मगर जेकब क्रो के जान को बचा लेता है। तभी सारा कहती है कि जहाज की लकड़ी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। ये देखकर कैप्टन वापस जहाज को घर ले जाने को बोलते हैं। अब रात होती सभी लोग राक्षस की मरने की खुशी में जश्न मना रहे होते हैं और तो सभी लोग जेकब को कैप्टन क्रो से दूर रहने को बोलते हैं। तभी वहाँ पर सारा आकर जेकब से बोलती है कि तुम्हें कैप्टन क्रो अपने केबिन के अंदर बुला रहे हैं और जेकब कैप्टन के पास चला जाता है। तब कैप्टन बोलते हैं कि हम घर जाएंगे और राजा से अपना इनाम लेंगे और तो अपने जहाज को ठीक कराने के बाद हम उस लाल राक्षस को मारने के लिए वापस आएंगे और मेरे बाद इस जहाज को मैं हमेशा के लिए तुम्हें सौंप दूंगा। और मैंने ये तभी सोच लिया था जब तुम मुझे मिले थे और मुझे तुम्हारे अंदर वो आग दिखी थी और तो मैं उसी दिन से तुम्हें अपना बेटा समझ लिया था जो कि तूफान का कप्तान बनेगा। तभी जेकब कहता है कि मैं सभी समुद्री राक्षसों को मार गिराऊंगा और देखते देखते ये सब घर पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी सारा सभी से कहती है कि हम ज्यादा दिन तक घर पे नहीं रुकेंगे। तब जेकब कहता है कि राजा हमें इस सींग के बदले बहुत सारे पैसे देंगे और सभी लोग जहाज से उतरकर जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर जेकब के पास मैसी आ जाती है और वो उससे बोलती है कि तुम्हारा नाम जेकब है ना, जिन्होंने 2 दिन में 4 राक्षसों को मारा था। तो जेकब कहता है कि 2 दिन में 4 नहीं बल्कि 5 मारे थे। तभी मैसी जेकब से कहती है कि मैं भी शिकारियों के खानदान से आती हूँ और मेरे माता पिता मोनार्क पर काम किया करते थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। और जेकब मैसी से पूछता है कि तुम्हारा ख्याल कौन रखता है। तो मैसी बताती है कि मैं अनाथ आश्रम में रहती हूँ, लेकिन मैं वहाँ से भाग आई और मैं अनाथ आश्रम में अब नहीं जाऊंगी क्योंकि अब मैं तूफान पर आ रही हूँ। ये सुनते जेकब उसे आने से मना करता है और मैसी को घर छोड़ने के लिए ले जाकर एक तांगे के अंदर बिठा देता है। फिर अगले दिन कैप्टन, सारा और जेकब तीनों राजा से मिलने के लिए महल चले जाते हैं और वहाँ पर पहुंचकर राजा से कहते हैं कि महाराज हम आपके लिए समुद्र से एक राक्षस का सींग लेकर आए हैं। तो रानी बोलती है कि हमें पता है कि तुमने ब्रेकल बे को शिकार बनाया है, लेकिन हमने तो तुम्हें रेड ब्लास्टर का शिकार करने को बोला था और तो हमें आपके बारे में एक ताजा खबर भी मिली है जो
क्योंकि एडमिरल एरिक होर्नागोल्ड ने बताया है कि आपके बिल्कुल सामने रेड ब्लास्टर था, पर आपने शिकारियों के कानून के हिसाब से उसे जाने दिया, जिसके कारण हम आपको इनाम नहीं दे सकते और तो इनाम देने से मना कर देती हैं। तभी राजा कैप्टन से बताते हैं कि आज के बाद कभी भी शिकारी समुद्र में नहीं जाएंगे और उन सभी राक्षसों को मारने के लिए हमने एक स्पेशल जहाज बना रखा है। तभी एडमिरल एरिक होर्नागोल्ड बताते हैं कि हमारे इस जहाज के अंदर इतनी तोपें हैं कि सामने आ रहे राक्षस के टुकड़े टुकड़े कर देगा। तभी कैप्टन क्रो कहते हैं कि इस जहाज के अंदर बिल्कुल भी दम नहीं है, ना तो ये जहाज ऊंचा है और ना ही इसकी तोपें मुड़ सकती है, और तो इसका जो कैप्टन है वो बिल्कुल गधा है। ये सुनते ही रानी को गुस्सा आ जाता है और वो कैप्टन को गिरफ्तार करके तूफान को अपने कब्जे में लेने को बोल देती है। तभी जेकब रानी से बोलता है कि हम वही शिकारी हैं जिनकी वजह से ये साम्राज्य इतना बड़ा हो पाया है, और तो आप हमें रेड ब्लास्टर को मारने का एक मौका दीजिए। अगर हम रेड ब्लास्टर को मार देते हैं तो आप हमारे साथ मिलकर काम करेंगे। अगर रेड ब्लास्टर शाही जहाज के हाथ लग गया तो हम शिकार करना बंद कर देंगे। और इस वादे को एडमिरल एरिक होर्नागोल्ड एक्सेप्ट कर लेता है, और तो राजा भी कैप्टन क्रो को वहाँ से जाने को बोलते हैं। और यहाँ पर कैप्टन क्रो रेड ब्लास्टर को मारने के लिए जेकब और सारा के साथ प्लान बना रहे होते हैं, और तो कैप्टन क्रो अपने जहाज के साथ समुद्र की तरफ चले जाते हैं। और तो कैप्टन यह भी बोलते हैं कि अभी तक कोई भी खुले समुद्र के अंदर नहीं गया है, और जेकब को जहाज का कप्तान बना देते हैं। ये सुनते ही सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होकर जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। पर यहाँ पर तो मैसी भी ड्रम के अंदर छुपकर आ चुकी थी और उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, और तो हम तुम्हें अगले बंदरगाह पर उतार देंगे। तभी कैप्टन क्रो आकर पूछते हैं कि ये बच्ची आखिर कौन है। मैसी क्रो को देखकर उनकी तारीफ करना शुरू कर देती है, जिससे कि कैप्टन क्रो उसे वहीं पर रहने को बोल देते हैं, और सारा मैसी के रूम में छोड़कर उसे एक चाकू दे देती है। पर तभी मैसी किताब के अंदर सारा की तस्वीर दिखाकर उसकी तारीफ करना शुरू कर देती है, और ये काफी देर तक सफर करने के बाद उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर रेड ब्लास्टर मिल सकता था। लेकिन तभी रेड ब्लास्टर पानी से बाहर आकर तूफान पर हमला कर देता है, और तो उन सभी शिकारियों के पास इतने सारे भाले थे जो कि रस्सियों से बंधे हुए थे, और वो उन सभी भालों को रेड ब्लास्टर के ऊपर फेंक देते हैं, जिससे कि रेड ब्लास्टर उस रस्सी में फंस सके। पर वो तो उल्टा ही तूफान को अपने तरफ खींचकर लेकर जाने लगता है, क्योंकि वो साइज में बहुत ज्यादा बड़ा था। लेकिन तभी रेड ब्लास्टर गोल गोल घूमना शुरू कर देता है, जिससे कि पानी के अंदर भवंडर बन जाता है, और तो जहाज भी गिरने ही वाला था। पर जेकब अपने साथियों को मरना नहीं देना चाह रहा था, इसीलिए वो रस्सी काटने को बोलता है। पर कैप्टन बोलते हैं कि मैं आज इस मॉन्स्टर को खत्म करके रहूंगा और तुम रस्सियों को मत काटो। लेकिन मैसी जाकर रस्सी को काटने लग जाती है। तभी कैप्टन क्रो जेकब से बोलते हैं कि जाकर तुरंत उस लड़की को रोको कि वो रस्सी को ना काटे। पर जेकब को पता था कि अगर वो रस्सी नहीं काटी तो सभी लोग बहुत बुरी तरह से मारे जाएंगे। लेकिन तभी मैसी रस्सी को काट देती है, जिससे कि रेड ब्लास्टर बहुत दूर चला जाता है, और तभी ये दोनों आगे होने की वजह से सीधा पानी के अंदर जा गिरते हैं। और तभी कैप्टन इन दोनों के लिए बोट भेजते हैं और उस लड़की को मेरे पास लेकर आओ। जब ये दोनों आ रहे होते हैं तो रेड ब्लास्टर आकर इन दोनों को अपने मुंह के अंदर ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। ये देखकर सभी लोग सोचते हैं कि वो दोनों मारे गए, पर वो दोनों मरते नहीं बल्कि रेड ब्लास्टर के मुंह के अंदर होते हैं, और तो जेकब कैसे भी करके उसके मुंह के अंदर आग जला लेता है। तभी मैसी बोलती है कि क्या अब हम मर जाएंगे, जिसे सुनकर जेकब बोलता है कि मुझे नहीं पता। तभी जेकब एक रस्सी का सिरा अपने और दूसरी रस्सी का सिरा मैसी के कमर में बांध देता है और अंदर की तरफ जाने लगता है, और रेड ब्लास्टर की नाक में जाकर बैठ जाते हैं। और जैसे जेकब रेड ब्लास्टर को मारने के लिए बाहर जाने लगता है तभी रेड तेज की छींक मारती है, जिससे कि जेकब नीचे लटक जाता है। पर फिर भी जेकब रेड को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मैसी भी नाक से बाहर आ जाती है, जिसके पैरों को रेड अपने दांतों से पकड़ लेती है। और यहाँ जैसी जेकब उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो मैसी रस्सी को काट देती है, जिससे कि जेकब नीचे जा गिरता है, और रेड भी अपने पंखों से पानी को जेकब की तरफ फेंकती है, जिससे कि जेकब बहुत दूर जाकर गिरता है, और तो रेड भी वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी इन दोनों को और भी राक्षसों की आवाज सुनाई देती है और छुपने के लिए जगह ढूंढने लग जाते हैं। पर तभी जेकब मैसी के लिए कुछ खाने के लिए लाता है, लेकिन तभी मैसी कहती है कि हमें रेड को नहीं मारना चाहिए क्योंकि उसने हमारी कैप्टन से जान बचाई है, और तो कैप्टन ने तुम्हारे ऊपर गन तानी थी। तभी जेकब बोलता है वो तो तुम्हारी वजह से। ये बोलकर जेकब बाहर चला जाता है। फिर हम कैप्टन क्रो को देखते हैं जो कि बाहर बैठकर जेकब के बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर सारा आकर बोलती है कि जहाज में छेद हो चुका है। ये सभी हालातों को देखकर कैप्टन बोलते हैं कि हम अभी मुकेश
आइलैंड जाएंगे। ये सुनकर सभी लोग मना करते हैं पर वो सुनते नहीं, क्योंकि वो रेड ब्लास्टर को मारना चाहते थे। वही अगले दिन मेसी देखती है कि एक छोटा सा मॉन्स्टर उनके खाने को चुरा रहा था, लेकिन तभी वो मेसी को देखकर वहाँ से भाग जाता है, पर मेसी तो जाकर उसे पकड़ लेती है। फिर हम देखते हैं कि मेसी तो बहुत सारे अंडों के बीच में फंस चुकी थी, पर तभी वहाँ पर जेकब आकर उस छोटे से मॉन्स्टर को वहाँ से फेंक देता है और मेसी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जेकब के पैरों से बहुत सारे अंडे फूट जाते हैं और उन अंडों में से बच्चे निकलते हैं, जो कि जेकब और मेसी के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उन बच्चों की माँ आ जाती है, जिससे डर के जेकब और मेसी वहाँ से भागने लगते हैं। पर एक बच्चा जेकब के पीठ पर चिपका था, जिसे पकड़कर मेसी दूर फेंक देती है और ये दोनों वहाँ से निकलकर रम पेपर आइलैंड जाने को सोचते हैं, पर एक केकड़े जैसा मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर रेड ब्लास्टर आकर उस मॉन्स्टर को बहुत बुरी तरह से मारता है, जिससे कि वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। पर मेसी तो पानी में गिर जाती है, जिसको जाकर ब्लू बचा लेता है, पर इनकी नाव में तो राक्षस की वजह से छेद हो चुका था। तभी मेसी रेड को बोलती है, क्या तुम हमें उस तरफ लेकर जा सकती हो? ये सुनती रेड वहाँ से चली जाती है और पीछे से आकर उन्हें अपने पीठ पर बिठा लेती है। लेकिन तभी जेकब एक कांच की मदद से रास्ते को देखता है और जाकर रेड से दाएं तरफ मुड़ने को बोलता है, लेकिन रेड उसकी बातें नहीं समझती और मेसी जाकर जब समझाती है तो वो मुड़ जाती है। और वहीं क्रो तूफान को लेकर मुकेश आइलैंड पर पहुंच जाता है और जाकर एक ग्वेन बेटर भी नाम की बूढ़ी औरत से मिलता है और ग्वेन कैप्टन को एक ऐसा हथियार देने को बोलती है जो कि दुनिया की किसी भी राक्षस को मार सकता है और उसका जहर बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी ग्वेन जाकर क्रो को हथियार दिखाती है, जिसका नाम मौत का लोरी था। उसके बदले वो क्रो का सब कुछ ले लेती है। तभी जेकब देखता है कि मेसी रेड के ऊपर छुपे हुए भाले को निकाल रही थी और वो भी जाकर उसकी मदद करता है। और तो जब जेकब मेसी की किताब को पढ़ता है तो उसमें सी मॉन्स्टर के बारे में बहुत गलत लिखा रहता है, पर तभी वहाँ पर तेज तूफान आ जाता है, जिससे कि रेड उन्हें अपने नाक के अंदर रख लेती है। जब क्रो रेड ब्लास्टर को मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी क्रो देखते हैं कि रीडल बेकर वहाँ से किसी से बच के भाग रही थी। ये देखकर सारा बोलती है कि रीडल तो बस एक ही राक्षस से डरते हैं। फिर हम जेकब को देखते हैं, जो कि कहता है कि हम तो पेपर आइलैंड पर पहुंच चुके हैं, और तो वो रेड को भी आगे जाने से मना करता है, क्योंकि इसके आगे रेड सुरक्षित नहीं है। और जेकब बोलता है कि मैं आज के बाद कभी भी किसी राक्षस को नहीं मारूंगा। ये बोलकर भाले को तोड़ता है, पर भाला नहीं टूटता। फिर जेकब भी ब्लू को छोड़कर मेसी भी रेड को गले से लगा लेती है और उसको वहाँ से जाने को बोलती है। पर तभी रेड राजा के शाही जहाज को देख लेती है और वो जाकर जहाज पर हमला करने लग जाती है। और जेकब और मेसी भी रेड को ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन तभी रेड के ऊपर राजा के लोग हमला करना शुरू कर देते हैं। पर रेड रुकती नहीं और जाकर जहाज के 2 टुकड़े कर देती है और तो जनरल को मारने वाली भी होती है। पर जेकब रेड पर गोली चला देता है, लेकिन तभी वहाँ पर क्रो आकर युद्ध का ऐलान कर देता है, जिसे देखती रेड उन पर हमला करने चली जाती है। और मेसी भी जेक से रेड को बचाने के लिए बोलती है और क्रो भी मौत की लोरी को तैयार करके रेड पर हमला कर देता है, जिससे कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और वो अपने जहाज के पीछे रेड को बांध देते हैं। लेकिन तभी वो जेकब को देखते हैं, जो कि नाव में आ रहा था, और वहीं क्रो को बताता है कि रेड ब्लास्टर बहुत अच्छी है। लेकिन क्रो उसकी बात को नहीं मानते और तो मेसी भी सारा से बोलती है कि रेड बहुत अच्छी है, पर सारा रेड की मदद करने से मना कर देती है। और क्रो यहाँ पर रेड को लेकर महल में पहुँच चुका था और तो वहीं पर ब्लू आकर मेसी के रूम में चला जाता है। अब इन सबका जहाज महल के अंदर पहुँच चुका था, जिसे देखकर रानी बोलती है कि तुम लोग ने अपनी चुनौती जीत ली। लेकिन तभी मेसी रेड पर बंधी रस्सियों को काटने लग जाती है। लेकिन तभी क्रो रेड को भाले से मारने वाला होता है, पर जेकब उसे ऐसा करने से मना करता है, जिससे कि जेकब और क्रो आपस में लड़ने लग जाते हैं। पर तभी सारा मेसी को रस्सी काटते हुए देख लेती है और एक ही झटके में उस रस्सी को काट देती है, जिससे कि रेड खड़ी होकर राजा के सैनिकों पर हमला कर देती है। लेकिन जैसी रेड क्रो को मारने जाती है तो मेसी आकर उसे ऐसा करने से रोक देती है और जेकब भी रेड के सामने आकर अपने भाले को तोड़ देता है और कहता है कि आज के बाद शिकार करना बंद, जिससे कि रेड उन दोनों को अपने सर के ऊपर बिठा लेती है। और मेसी सभी को बताती है कि ये किताब राक्षसों के बारे में गलत लिखी गई है और तो ये उनके बारे में हमें गलत बताती है। ये सुनते ही राजा और रानी वहाँ से भाग जाते हैं और रेड भी वहाँ से चली जाती है और तो क्रो भी अपने तलवार को फेंक देते हैं। और मेसी कहती है कि आज के बाद कोई भी राक्षसों को परेशान नहीं करेगा और जो मेरे को चाहिए था वो मेरे को मिल गया। और यहीं पर इस मूवी का हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगली मूवी आपको किस पर चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।